दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक के वैसे साइंस से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और मैं आपको बता दूँ ये VVI क्वेश्चन का वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले देख, हीलियम कैसा तत्व है। तो देखिए आपको पता होगा जब आप केमिकल टेबल पढ़ेंगे, रासायनिक जो टेबल है उसमें दिया गया है तत्वों के नाम, तो उसमें हीलियम जो होता है वो अक्रिय इनर्ट गैस में आता है। जैसा कि सबसे लास्ट वाला टेबल होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये सब जो होता है ये इनर्ट गैस होते हैं। तो पहला इसका ये आंसर हो जाएगा कि हीलियम जो होता है वो अक्रिय तत्व है। फिर देखिए नीचे जो दिया गया है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो देखिए हाइड्रोजन और जल में जो है जल का सबसे पहले अनुसूत्र क्या होता है, H2O होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो H2O देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, 2 है। और पूछा जा रहा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना है तो 1 है, तो 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2:1 हो जाएगा। देखिए 2:1 ए में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। देखिए यहाँ पे अगर प्रश्न पलट दिया जाए कि जल में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का अनुपात, तो फिर 1:2 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पहले हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या लेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या लेंगे। बढ़ते हैं आगे और देख सकते हैं ये तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो देखिए जब आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो उसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं आवर्त मतलब होता है क्षैतिज पंक्ति और वर्ग मतलब होती है खड़ी पंक्ति। तो खड़ी पंक्ति की संख्या जो होती है ये 18 होती है, 18 होती है, और जो क्षैतिज पंक्ति होती है ये 7 होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, जिसे क्षैतिज पंक्ति भी कहते हैं, तो 7 होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं चौथा दिया गया है कि सिलिका क्या है। देखिए सिलिका ना ही धातु है, ना ही अधातु है, ना ही उपधातु है। सिलिका जो है एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक, जो मैं आपको बता दूं तो कांच जो होता है, कांच जिसे आप शीशा कहते हैं, और सीमेंट उसको बनाने में जो है इनका बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें जो है ये सहायक होती है। तो ये एक जो है रासायनिक यौगिक है, वो आप याद रखेंगे कि सिलिका एक रासायनिक यौगिक है। यहाँ पे इसका आंसर फिलहाल होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ना धातु है, ना अधातु है और ना उपधातु है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दिया गया है पांचवा प्रश्न कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। जब आप देखिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्रियाशील मूलक पढ़ना है, जिसमें OH होता है, COOH होता है। इसी तरह से सभी का अलग अलग जो है अपना क्रियाशील मूलक होता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं OH जो होता है वो अल्कोहल का होता है, अर्थात जिसमें भी OH लग जाएगा जिस भी केमिकल फार्मूला के साथ, तो वो अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अल्कोहल। OH का क्रियाशील मूलक जो है वो अल्कोहल है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिए जो प्रकृति है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना रहता है। और आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो पौधों में होती है। तो पौधा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रकृति में संतुलित वातावरण रहती है। तो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण जो है वो अनिवार्य है, अर्थात पौधों का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सातवां प्रश्न जो है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए फिलहाल आप जो है क्वेश्चन समझिए कि पौधों में श्वसन क्रिया, अर्थात जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP होता है एक, जिसको मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आगे मैं बताऊंगा वीडियो में। ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊर्जा जो मुक्त होती है वो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। यहाँ पे जो ए नंबर ऑप्शन होगा ये इसका आंसर होगा, 30.5 किलो जूल पर मोल इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है आठवां क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिससे कोष्ठक भी कहीं कहीं रहता है। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो देखिए आपको पता होगा औसत प्रकुंचन दाब, जैसे आप ब्लड प्रेशर का नाम सुनते हैं, तो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल वो 120/80 होता है। ये जो नॉर्मल 120/80 डॉक्टर जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, अगर ये बढ़ जाता है या ये बढ़ जाता है तो इसी के अनुसार से तय किया जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है या फिर कम हो गया है। बाकी नॉर्मल जो है यही होता है 120/80। तो यहाँ पे देख सकते हैं 120 तो है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो मैक्सिमम होता है 120, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है
120 मिलीमीटर HG है। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा 120। आपको जहाँ भी दाब प्रकुंचन दाब नजर आए तो वहाँ पे लगभग के करीब रहेगा, तो 120 आप याद रखेंगे, 120 HG होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? देखिए, वाष्पोत्सर्जन का मतलब हुआ वाष्प का उत्सर्जन। तो जब प्रकाश संश्लेषण होती है पौधों में तो वाष्प का भी उत्सर्जन होता है, क्योंकि जड़ से जो है उनको क्या कहते हैं, जल मिल जाती है, सूर्य के द्वारा रोशनी मिलती है। तो रोशनी जब मिलेगी तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। जहाँ पे जल और ताप एक साथ आ जाएगा तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन जो है वो निश्चित रूप से होगी। तो इसका जो आंसर होगा ये पत्तियों में होती है। पौधों में जो है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होती है। फिर देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, मतलब अलग करता है। यहाँ पे दिया भी गया है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को, रुधिर अर्थात रक्त होता है, रुधिर मतलब हुआ रक्त, ब्लड जिसे आप कहते हैं, तो रक्त से अपोहन द्वारा पृथक अलग करता है। तो ये जो होता है ये नाइट्रोजन होता है। तो इसका आंसर आप रखेंगे याद, ए, नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो देखिए, हाइड्रा जो होता है उसमें प्रजनन होती है मुकुलन विधि के द्वारा। आप पढ़ेंगे जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जनन चैप्टर, तो उसमें ये सभी चीज़ें डीपली पढ़नी है और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बायो में इसी चैप्टर से लिए जाते हैं। तो फिलहाल आप याद रखें, हाइड्रा में जो है जो प्रजनन होती है वो मुकुलन विधि से होती है। इसका आंसर बी होगा। देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो किस माध्यम के अपवर्तनांक, जिसे आप म्यू से लिखते हैं, का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आपको पता होगा किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। और फिलहाल जो स्नेल का नियम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्नेल के द्वितीय नियम को ही जो है प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर, जो कि फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो साइन आई बाय साइन आर होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। नेक्स्ट देख सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर है, पहला चैप्टर, इससे भी क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता ही है। और खासकर उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है कि डॉक्टरों के द्वारा रोगियों का आंख, नाक, कान आदि देखने में किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो उसमें भी अवतल हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल ही होगा। हजामती दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल ही होगा। अर्थात मैक्सिमम केसेज में क्या होता है? अवतल दर्पण ही होता है। केवल एक केस है जिसमें हम साइड मिरर के रूप में, अर्थात बैकलाइट जैसे आप पीछे देखते हैं तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है आप आंसर याद रखेंगे कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। खैर, तो बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे कि किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट जो है वो पास की जाती है तो ये अपवर्तन के बाद जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में, जैसे कि आप पढ़ेंगे विबज्योर, जिसे आप हिंदी में बैजा, नीहो, पीनाला पढ़ेंगे। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बताऊंगा तो उसमें पूरा डिराइव करूंगा। तो इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो रेड होता है, आर, और सबसे नीचे जो होता है वो विबज्योर होता है, क्या कहते हैं, वॉयलेट होता है। तो वॉयलेट अर्थात बैगनी होता है। और इस बीच में होता है, देखिए, VIB, फिर ऐसे करके जो है विबज्योर होता है, जिसे आप शॉर्ट में बैजा, नीहो, पीनाला हिंदी में याद रखते हैं और इंग्लिश में विबज्योर। तो सबसे देखिए, सबसे ज़्यादा झुकाव अर्थात सबसे नीचे कौन झुका है? तो V अर्थात वॉयलेट। तो ये बैगनी होगा। तो आप याद रखेंगे कि स्पेक्ट्रम में जो होती है वो बैगनी की झुकाव सबसे अधिक होती है। और सबसे कम अगर पूछ दिया जाए, यहाँ पे अधिक की जगह पे कम रहेगा तो रेड हो जाएगा, अर्थात लाल हो जाएगी। और इसके जस्ट विपरीत अगर पूछ दिया जाए कि किस रंग का, स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो फिर हो जाएगा लाल, और सबसे कम तो विबज्योर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है। जो उष्मीय प्रभाव को विद्युत फ्यूज जो है कंट्रोल करके रखता है। तो ये जो है यहाँ पे विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय, ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध, जिसे आप रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो देखिए, आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला याद होगा कि V बराबर IR होता है। जैसा कि ओम का नियम आप पढ़ेंगे, तीसरे नहीं चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। विद्युत धारा जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें आप पढ़ेंगे V = होता है IR। और जब आप यहाँ से R निकालेंगे, हमें चाहिए रेसिस्टेंस, तो R = क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। अब देखिए, V/I कहाँ पे है? यहाँ पे है, C नंबर में। ये B नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भी R का दिया गया है, ये भी R का है और ये भी R का है। तो ये नहीं होगा, ये होगा C नंबर। इसका आंसर होगा R = V/I होगा, R = V/I
आई आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए डायनेमो ही एक ऐसा यंत्र है जिससे दोनों तरह की धारा प्रवाहित होती है। पहला तो दिष्ट धारा जिसे आप डायरेक्ट करंट कहते हैं और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों धाराएं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों धाराएं। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे दिया गया डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो देखिए आप इसका जो है आंसर जल्दी जल्दी में नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि डेंगू जो है उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदगी में रहते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। डेंगू जो उत्पन्न करते हैं वो मच्छर केवल आपको साफ जल में ही मिलेंगे, क्योंकि जो है इन रेयर केस ऐसे मच्छर होते हैं जिनकी वजह से डेंगू होती है, तो वो जो है साफ जल में रहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो वो साफ जल में रहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो देखिए अगर बायोगैस का जिक्र आ जाए और ईंधन से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो उसमें देखेंगे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी, गोबर गैस, कोयला एक तरह का समान चीज़ें हैं और नाभिकीय ऊर्जा जो है वो अलग है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इस तरह से देख सकते हैं सबसे डिफरेंट जो है वो नाभिकीय ऊर्जा ही है, जिसे आप न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव्स का अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर बता पाऊँ। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से अगर कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।